Hey guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम हेलेडी रेस्निक वॉल्कर. रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विद द 10th एडिशन नाउ, 10th एडिशन ऑफ दिस बुक. और मैंने पिछले सेशन में कहा भी था कि एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर प्रॉब्लम्स जो हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं. एक को क्वेश्चंस कहा जाता है, दूसरे को प्रॉब्लम्स कहा जाता है. क्वेश्चंस वाला सेक्शन जो है उसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं. ओके, कंसेप्ट स्ट्रांग बनाने के लिए. अनफॉर्चुनेटली इंडियन एडिशन में वो रिमूव किया गया है, बट इंटरनेशनल एडिशन में वो है. ओके, इंटरनेशनल एडिशन में वो है और हम इन सेशंस में इंटरनेशनल एडिशन ही फॉलो कर रहे हैं. सो अगर आपके पास इंटरनेशनल एडिशन नहीं है, आप नेट पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू फाइंड ए फ्री कॉपी समवेयर. ओके, प्रेफरेबली यूट्यूब पे किसी न किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा. तो ये वाला सेक्शन इंडियन एडिशन में नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल एडिशन में है. क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेंगे, आप पीडीएफ से फिर क्वेश्चंस देख भी पाएंगे. मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. फिगर शोज 2 discs and a flat ring, each with same uniform charge Q. So तीनों की चार्ज Q है. ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये प्लेन रिंग है. इसकी भी चार्ज Q है, इसकी भी चार्ज Q है, इसकी भी चार्ज Q है. तो यहां पर चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस, यहां पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस दिस मच, यहां पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस पार्ट, ये सरफेस. यहां का रेडियस r है, इफ यू कैन सी दैट, ये रेडियस r. यहां का रेडियस 2r है, यहां का इनर रेडियस r और आउटर रेडियस 2r. तो रैंक द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दे क्रिएट एट पॉइंट P, विच आर एट द सेम वर्टिकल हाइट, ग्रेटेस्ट फर्स्ट. तो पॉइंट P जो है वो तीनों केसेस में दिया गया है एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस सेम है. तो हमें पॉइंट P की रैंकिंग करनी है इन तीन केसेस में कि फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा. पहले कुछ बातें जरा सिमेट्री को कंसिडर करके कर लेते हैं. चार्जड डिस्क है या ये फ्लैट रिंग है, इसका फील्ड जो होगा दैट बाय सिमेट्री दैट इज अलोंग द एक्सिस. पॉजिटिवली चार्जड के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिवली चार्जड के लिए टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे हमने इससे पहले कोई क्वेश्चन में रिंग का देख लिया. सेम दिस द केस हियर. वैसे डिस्क का शायद आपने एग्जैक्टली देखा भी हो फील्ड किसके बराबर है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे. तीनों केसेस में चार्ज जो है वो सेम है और तीनों केसेस में डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, यहां पर भी सेम है. अब जरा देखते हैं डिस्टेंस. एवरेज डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेंगे फ्रॉम द चार्ज, नॉट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द चार्जेस. सो ये चार्जड सरफेस है, ये चार्ज सरफेस है. यहां वाला जो एलिमेंट है ये डिस्टेंस है, पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है, ये डिस्टेंस. यहां वाले पॉइंट की ये डिस्टेंस है, 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 यहां वाले पॉइंट की ये डिस्टेंस है. तो डिफरेंट चार्ज एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न. अब चार्ज तो तीनों केसेस में सेम है, तो चार्ज वाला इफेक्ट जो है वो फील्ड को डिफरेंट नहीं बना देगा, चार्ज वाला इफेक्ट, लेकिन डिस्टेंस वाला इफेक्ट बना देगा. अब हम यहां पर एवरेज डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं. ओके, एवरेज डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं. जहां पर एवरेज डिस्टेंस कम होगी वहां पर फील्ड ज्यादा होगा, जहां पर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर फील्ड कम होगा. क्लियरली ए के केस में एवरेज डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी, क्योंकि ए के केस में बिल्कुल चार्ज जो है वो कम स्पेस में है. बी के केस में ज्यादा स्पेस में है तो एवरेज डिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी. ओके, अब सी का मसला है.
ओके, सी का मसला है। अब यहां पर पहले इसको ए के साथ कम, अच्छा ए और बी में अब क्या होगा, ए के केस में एवरेज डिस्टेंस कम है क्योंकि ओवरऑल यहां पर अगर आप एक रिंग लेंगे, इनर रिंग अगर आप एक लेते हैं जिसका रेडियस जो है वो आर के बराबर हो, ये रेडियस आर, तो इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए कमान, ओके, इस वाले पार्ट के लिए तो एवरेज डिस्टेंस वही होगी जो वहां पर है, लेकिन बाद में ये एक्स्ट्रा पार्ट है वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज डिस्टेंस ओवरऑल ज्यादा बन जाएगी। तो ए और बी का अगर आप कंपेयर कर लेंगे, ए के केस में एवरेज डिस्टेंस कम है और बी के केस में एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है। एवरेज डिस्टेंस अगर यहां पर कम है तो फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर अगर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगा। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, इन दो का फिलहाल सिर्फ ए का फील्ड ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, फॉर ए सिंपल रीजन यहां पर एवरेज डिस्टेंस कम है, यहां पर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है। अब इसको देख लें, इसमें चार्ज जो है वो सिर्फ इस पार्ट में है, चार्ज जो है वो सिर्फ इस पार्ट में है, तो एवरेज डिस्टेंस सिर्फ उस पार्ट की आपने कंसिडर करनी है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहां पर चार्जेस जो है एवरेज में ज्यादा दूर हैं पॉइंट पी से, क्योंकि यहां पर तो कम से कम कुछ चार्जेस जो है वो तो नजदीक हैं, यहां वाली चार्ज नजदीक है, यहां वाली चार्ज नजदीक है, यहां वाली चार्ज नजदीक है, तो वो ओवरऑल एवरेज डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सारी चार्जेस जो है वो इस पार्ट में है, इस पार्ट में है, तो और वो जो है डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है, कमान, वो जो है डिफरेंट ओवरऑल डिस्टेंस से ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस पार्ट जो है वो यहां पर कंसिडर ही नहीं होगा, ये वाला पार्ट तो कंसिडर ही नहीं होगा, तो ओवरऑल डिस्टेंस से ज्यादा है यहां पर, तो एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बी। बी के कंपैरिजन में अगर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है तो बी के कंपैरिजन में फील्ड जो होगा वो कम होगा, तो बी का फील्ड ज्यादा होगा सी के कंपैरिजन में, ग्रेटर देन ई सी। तो सिंपल सी आर्ग्यूमेंट है, यहां पर सारी चार्ज जो है वो नजदीक नजदीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर सारी चार्ज जो है वो दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर नजदीक भी है दूर भी है, जहां पर सारी चार्ज नजदीक नजदीक है वहां पर एवरेज डिस्टेंस कम होगी, जहां पर सारी चार्ज जो है वो दूर दूर है वहां पर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगी, जहां पर कुछ चार्ज नजदीक है कुछ चार्ज दूर दूर है तो वहां पर एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन होगी, तो फील्ड भी इन बिटवीन होगा। एवरेज डिस्टेंस सबसे कम तो फील्ड सबसे ज्यादा, एवरेज डिस्टेंस सबसे ज्यादा तो फील्ड सबसे कम, और इन बिटवीन एवरेज डिस्टेंस तो फील्ड इन बिटवीन। तो ए का फील्ड सबसे ज्यादा होगा, बी का उससे कम होगा और सी का उससे भी कम होगा। फॉर्मूला करके यूज करके यहां पर डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा, जस्ट कंसिडर दिस एवरेज डिस्टेंस थिंग, ओके। और रिमेंबर चार्ज सेम है इसलिए हम चार्ज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. So let's go for question number 10 now. Okay, so question number 10. मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. In figure, an electron E travels through a small hole in plate A and then towards plate B. A uniform electric field in the region between the plates then slows the electron without deflecting it. So फिलहाल तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ये दो प्लेट्स हैं, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ओके, डायरेक्शन इज नॉट गिवन, वी आर जस्ट टोल्ड कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यह भी कहा जा रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर एक स्मॉल होल है तो इलेक्ट्रॉन यहां इस रीजन में जब एंटर हो रहा है इट स्लोज डाउन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो हो रहा है, इट स्लोज डाउन, तो ये हमें कह रहा है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन के बारे में, बाकी पार्टिकल्स के बारे में नहीं। अ पार्ट ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले वही देख लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ whenever a charged particle is placed in an external field,
ये सपोज एक्सटर्नल फील्ड है E, इसमें जब आप पार्टिकल को रखेंगे, चार्ज्ड पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करती है QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है QE अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स आता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और किसी भी पार्टिकल को स्लो डाउन करने के लिए फोर्स आना चाहिए अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो अगर कोई पार्टिकल जो है, ये मैकेनिक्स से किसी भी पार्टिकल के लिए ट्रू होगा, इट्स नॉट के चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए, कोई भी पार्टिकल अगर यहां मूव कर रहा है विद सम व्हाटएवर द वेलोसिटी, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तब स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीजेस। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों है, वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तब स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो स्लो डाउन कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होंगे। ओके, तो ये एक बात जो हमें यहां पर यूज करनी होगी। दूसरी बात जो हमें यूज करनी होगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो भी हमें यूज करना होगा यहां पर। तो अब जरा इस इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये यहां मूव कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी। वेलोसिटी ही डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, सो दैट इज राइट वर्ड। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो डाउन कर रहा है। स्लो डाउन का मतलब होगा कि फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स जो है दैट मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स। ओके, सो फिलहाल हमने क्या कंपैरिजन किया? वेलोसिटी और फोर्स का कंपैरिजन किया। पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है, पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होने चाहिए। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन राइटवर्ड है, पहले से ही राइटवर्ड जा रहा है, तो स्लो डाउन अगर कर रहा है तो फोर्स जो होगा वो लेफ्टवर्ड होना चाहिए। अब फोर्स और फील्ड को कंपेयर कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा। ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा, तो फोर्स तो लेफ्ट वर्ड है, तो फील्ड मस्ट बी राइट वर्ड। ओके, सो फील्ड मस्ट बी राइट वर्ड, तो फील्ड जो होगा वो राइट वर्ड डायरेक्शन में फील्ड है। फील्ड जब राइट वर्ड डायरेक्शन में होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और सिंस इलेक्ट्रॉन जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी। सो फील्ड इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन इन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, इन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन से हमें पता चल रहा है। अब बाकी पार्ट्स को देख लेते हैं। सो आई विल इरेज दिस पार्ट हियर। चलिए अब देख लेते हैं पार्ट बी। Four other particles similarly travel through small holes in either plate A or plate B and then into the region between the plates. तो ऐसे कुछ और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। Q1 मूव कर रहा है, यहां पर भी कोई होल है तो गेट्स इनटू दिस रीजन। ये N भी मूव कर रहा है इनटू दिस रीजन, यहां पर भी कोई होल है, यहां पर कोई होल है तो Q3 जा रहा है, यहां पर कोई होल है तो Q2 जा रहा है। अब इन पार्टिकल्स के बारे में कुछ पूछा गया है। 3 have charges plus Q1 plus Q2 and minus Q3. The fourth labeled N is a neutron. तो ये तो न्यूट्रॉन है, इसकी चार्ज Q1 है और पॉजिटिव Q1 है, Q2 भी पॉजिटिव है ये पार्टिकल, और ये पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्जड हैं। तो चार्जेस की साइंस दी हुई हैं, और ये पार्टिकल न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। अब does the speed of each of these four particles increase, decrease or remain the same?
तो इनकी स्पीड्स का क्या होगा? सो फिर से वही बात होगी, अगर फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हुई तब स्पीड डिक्रीज होगी। अगर फोर्स की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हुई तब स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पार्टिकल Q1 को लेते हैं। Q1 पॉजिटिवली चार्जड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी राइटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस पे जो फोर्स होगा वो, फील्ड तो राइटवर्ड है तो फोर्स भी राइटवर्ड होगा। अब नोट कर लें, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है। डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर सेम है तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। Q1 की स्पीड इंक्रीजेस। ओके, Q1 की स्पीड इंक्रीजेस। Q2 का देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लूंगा। चलिए Q2 को आप देख लेते हैं। रिमेंबर वो भी पॉजिटिवली चार्जड है, सो Q2 पॉजिटिवली चार्जड हियर। डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी लेफ्टवर्ड है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी लेफ्टवर्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड तो राइटवर्ड है तो फोर्स भी राइटवर्ड होगा, तो इस पे जो फोर्स है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है। अब नोट कर लें, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो स्पीड विल डिक्रीज, तो Q2 की स्पीड जो है इट डिक्रीजेस। Q2 की स्पीड डिक्रीजेस। फिर जाके Q3 को देख लेते हैं। सो अगेन मैं इसको रेज कर लूंगा पहले। Q3 नेगेटिवली चार्जड है, नेगेटिवली चार्जड है। डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी लेफ्टवर्ड है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस पे जो फोर्स है दैट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड तो राइटवर्ड है, फोर्स विल बी लेफ्टवर्ड अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो क्लियरली यू कैन सी कि मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस हैं, तो स्पीड विल इंक्रीज। सो Q3 के लिए स्पीड इंक्रीजेस। Q1 की भी इंक्रीज हो रही है, Q3 की भी इंक्रीज हो रही है, Q2 की डिक्रीज हो रही है। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास कोई फोर्स इस पे नहीं आएगा। फोर्स नहीं आएगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी, तो उसकी स्पीड जो है दैट विल रिमेन सेम। इसकी स्पीड जो है दैट विल रिमेन सेम। इज दैट फाइन? Q1 की इंक्रीजेस, Q2 की डिक्रीजेस, Q3 की इंक्रीजेस, N की इट विल रिमेन सेम। Fine. So this was question number 10. Now let's go for question number 11. Question number 11. Here it is. Again, let me change the background. Question number 11. मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। इन फिगर ए, सो पहले सिर्फ फिगर ए की बात चल रही है इसकी। इन फिगर ए सर्कुलर प्लास्टिक रॉड विद यूनिफॉर्म चार्ज प्लस क्यू, तो इसकी चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई एट द सेंटर, तो इसके वजह से सेंटर पे फील्ड ई आ रहा है। At the center of curvature at the origin. Figure B, in figure B, in figure B, C and D, more circular rods, each with identical uniform charge plus Q, are added until the circle is complete.
तो यहां पर अब और एक रॉड लगाई गई है, यहां पर फिर और एक रॉड लगाई गई है, यहां पर फिर और एक रॉड लगाई गई है। तो अल्टीमेटली ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है और हर किसी पार्ट की चार्ज जो है वो प्लस क्यू, तो इसकी चार्ज प्लस क्यू, इस पार्ट की चार्ज जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस क्यू, जो सेकंड क्वाड्रेंट वाला पार्ट है उसकी भी प्लस क्यू, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट की प्लस क्यू, इसकी भी प्लस क्यू, इसकी भी प्लस क्यू, फिर यहां पर हर किसी क्वाड्रेंट में प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, फिर जाके ए फिफ्थ अरेंजमेंट जो यहां पर नहीं दिखाया गया है, ए फिफ्थ अरेंजमेंट विच वुड बी लेबल्ड ई इज लाइक दैट इन डी, तो इसकी तरह और एक है, द रॉड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हैज चार्ज माइनस क्यू, तो वो ये सर्कल रॉड, ये क्वाड्रेंट, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी प्लस क्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में भी प्लस क्यू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन माइनस क्यू है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस क्यू है। रैंक द 5 अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्रेटेस्ट फर्स्ट, इसका नाम ई है। अब ये जो 5 सिचुएशंस हैं, हमें बताना है कि फील्ड किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट। इन सेंटर्स को हमने कंपेयर करना है और बोलना है कि फील्ड कहां किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम कहां पर होगा। आर्क के बारे में, चार्जड आर्क के बारे में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, नाउ आर्क को जब आपने डील किया होगा थ्योरी में या प्रॉब्लम्स में, या आगे चल के प्रॉब्लम शायद आएंगी भी तो हम डिराइव भी शायद कर लेंगे, तो इस लाइन के अलोंग फील्ड होता है, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन है इन द प्लेन ऑफ द आर्क और आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, 2 इक्वल पार्ट्स में, इन द प्लेन ऑफ द आर्क और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो इसको मैं कहूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसके अलोंग ही फील्ड होता है। अब पॉजिटिवली चार्जड है तो अवे फ्रॉम द आर्क फॉर ए पॉजिटिवली चार्जड आर्क, नेगेटिवली चार्जड के लिए टुवर्ड्स द आर्क फॉर नेगेटिवली चार्जड आर्क। लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग। अगर आर्क आपकी ऐसे है लाइक दिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका कहीं यहां पर है, तो सिमेट्री लाइन जो है वो ये बन जाएगी, तो इसी के अलोंग फील्ड होगा। पॉजिटिवली चार्जड है तो यहां इस डायरेक्शन में होगा अवे फ्रॉम द आर्क, नेगेटिवली चार्जड है तो इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द आर्क। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस सिमेट्री लाइन, दैट्स इट। और एक क्वाड्रेंट में, हर एक क्वाड्रेंट में यूनिफॉर्मली चार्ज जो है क्यू के बराबर है। एक क्वाड्रेंट में चार्ज क्यू, हर एक क्वाड्रेंट में चार्ज क्यू, हर एक क्वाड्रेंट में चार्ज क्यू, हर एक क्वाड्रेंट में चार्ज क्यू। तो हर किसी क्वाड्रेंट का फील्ड जो होगा वो सेम होगा और वो क्वेश्चन वहीं से दे रहा है, ई के बराबर है। बस डायरेक्शन का आपने देखना है, अलोंग द सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो पहले वाले केस को अगर हम लेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं, ज्यादा हो गया। कम ऑन, कम बैक नाउ। श्रिंक नहीं हो रहा। चलिए इसको पहले देखते हैं, लेट इट बी। यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी वो ये वाली लाइन होगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। सो फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, लेट मी चूज ब्लैक, फील्ड की डायरेक्शन जो, अब ये पॉजिटिवली चार्जड है तो अवे फ्रॉम द आर्क, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई। फाइन। अब यही एक है तो नेट फील्ड ई के बराबर है। ओके, नेट फील्ड जो है वो ई के बराबर है। सो सिचुएशन ए में नेट फील्ड जो है वो ई के बराबर है। बी में
अब इस आर्क और इस आर्क क्वाड्रेंट को अलग अलग कंसिडर कर लेंगे। इस क्वाड्रेंट के लिए सिमेट्रिक लाइन जो है वो ये बन जाएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, और इस क्वाड्रेंट के लिए सिमेट्रिक लाइन ये बन जाएगी वहां पर भी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2। तो इसका फील्ड क्वाड्रेंट 1 का फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ई के ही बराबर, और इसका फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड वाइज ई ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो ये दो की डायरेक्शन है। अब रिमेंबर एंगल्स 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये 45 है तो ये भी 45, ये भी 45। तो मुझे बताइए इन दो फील्ड्स के बीच में एंगल क्या है? इन दो फील्ड्स के बीच में एंगल क्या है? ये 45 है, ये भी 45 है, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा या π/2 रेडियंस होगा। तो व्हाट विल बी नेट फील्ड देयर? ओके, व्हाट विल बी नेट फील्ड देयर? ओके, नाउ इट इज हैपनिंग। नेट फील्ड वहां पर होगा अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e cos of 90. Remember, resultant is under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. तो cos of 90 तो 0 के बराबर, तो नेट फील्ड जो होगा सिर्फ ये दो बच गए, तो रूट ऑफ ट्वाइस ई स्क्वायर विच इज रूट 2e विच इज 1.41e। तो सिचुएशन ए में फील्ड ई के बराबर है और सिचुएशन बी में फील्ड जो है वो 1.41 टाइम्स ई के बराबर है मैग्नीट्यूड, और ऑब्वियसली नेट फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो यहां होगी। ओके, लेकिन डायरेक्शन के साथ वी डोंट हैव टू डील विद डायरेक्शन, सो फॉरगेट अबाउट इट। मैं इसको फिर से लार्ज करता हूं। नाउ लेट्स लुक फॉर दिस वन। वन के लिए सिमेट्री लाइन और सी के लिए, थर्ड के लिए सिमेट्री लाइन ओवरलैप कर लेगी। सिमेट्री लाइन इन द प्लेन ऑफ द आर्क एंड डिवाइडिंग द आर्क इनटू टू पार्ट्स। वन का आर्क जो है वो यहां से लेके यहां तक आपने कंसिडर करना है, थ्री की आर्क जो है वो यहां से लेके यहां तक आपने कंसिडर करना है। दोनों की लाइन ऑफ सिमेट्री ओवरलैप कर रही है। इसका फील्ड, वन का फील्ड will be away from the center, क्योंकि away from the arc, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इसका फील्ड ऐसे होगा E। इसका फील्ड away from this arc होगा along this line, उसका फील्ड यहां होगा E। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, चार्ज सेम है, आर्क का एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन वी कैन सी डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। ये 1 की डायरेक्शन है, ये 3 की डायरेक्शन है, तो दे विल कैंसल आउट। तो इन दो का नेट तो 0 बचा, कौन बचा? ये। अब इसका फील्ड जो होगा वो इसकी सिमेट्री लाइन के अलोंग होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा E के बराबर। तो C का फील्ड जो है वो E आ रहा है, इन दो का तो कैंसिल आउट होगा, सिर्फ उसका बच गया, और हर किसी क्वाड्रेंट का फील्ड E के बराबर है। तो सिचुएशन B का फील्ड जो है, सिचुएशन C का फील्ड जो है वो E के बराबर है। तो नेट फील्ड इज इक्वल टू E। ए में भी वैसे ही लिखते हैं, नेट फील्ड इज इक्वल टू E। तो फिलहाल 3 का हमने देख लिया। ए में नेट फील्ड E के बराबर है, बी में नेट फील्ड 1.41 टाइम्स E के बराबर है, सी में नेट फील्ड जो है वो E के बराबर है। अब डी में क्या होगा? जैसे कि वहां पर हमने देख लिया क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ओवरलैप कर लेगी। 1 का फील्ड होगा अवे फ्रॉम आर्क, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जड है, ये 1 का फील्ड, और E के बराबर 1 का फील्ड। 3 का फील्ड होगा अवे फ्रॉम द आर्क, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्जड है, और E के बराबर होगा, ये 2 का फील्ड है, 3 का सॉरी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 3 का फील्ड है। फील्ड तो सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं, दे विल कैंसिल आउट। ओके,
तो इन दो का तो फील्ड जीरो बन गया, इन दो का भी ऐसे ही जीरो बन जाएगा। इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो यहां होगी, ओवरलैप कर लेगी। इसका फील्ड अवे फ्रॉम द आर्क ई के बराबर, ये क्वाड्रेंट 2 वाला। इसका फील्ड अवे फ्रॉम द आर्क वो यहां से जाएगा ई के बराबर, और ये क्वाड्रेंट 4 का अगेन मैग्नीट्यूड्स आर सेम, डायरेक्शंस आर अपोजिट, दे विल आल्सो कैंसिल आउट, तो नेट फील्ड इज जीरो के बराबर। तो डी ये है, डी के लिए नेट फील्ड जो है वो जीरो के बराबर। ओके, नेट फील्ड जीरो के बराबर। अब ई, ई का देख लें। इन दो का तो बिल्कुल ऐसे ही कैंसिल आउट होगा जहां जैसे यहां और यहां हुआ था। इनके लिए सिमेट्री लाइन जो है वो ये बन जाएगी, ओवरलैप कर रही है, कॉमन सिमेट्री लाइन है। 1 वाले का फील्ड यहां होगा ई के बराबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आर्क का। थर्ड क्वाड्रेंट वाले आर्क का भी अवे फ्रॉम द आर्क होगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ई के बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दो कैंसिल आउट होंगे, ये दो। अगेन इन दो की भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ओवरलैप कर लेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्क है उसका फील्ड अवे फ्रॉम द आर्क होगा ई के बराबर, ये सेकेंड वाला है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए उसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द आर्क, मैग्नीट्यूड तो वही ई के बराबर, ये फोर्थ वाले का है। नाउ यू कैन सी दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल एडिशन होगा, नेट फील्ड विल बी ई प्लस ई इज ट्वाइस ई। तो नेट फील्ड जो है ई, सिचुएशन ई के लिए नेट फील्ड जो है दैट इज ट्वाइस ई। तो हर किसी सिचुएशन का आ गया। पहले वाले में नेट फील्ड इज ई, दूसरे वाले में 1.4 टाइम्स ई, तीसरे वाले में सी में भी ई, डी में 0, ई में ट्वाइस ई। तो कहां सबसे ज्यादा फील्ड है? ई 1.41 ई 0 2e, तो ऑब्वियसली 2e सबसे ज्यादा है। तो सिचुएशन ई में, डायग्राम ई में सबसे ज्यादा फील्ड है। उसके बाद 1.41 टाइम्स ई, वहां ई है, यहां पर 1.41, ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। यहां पर ई है, यहां पर 1.41 टाइम्स ई है, तो बी ये का है, तो बी का फील्ड फिर ज्यादा है, ई का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, फिर जाके सी और ए का सेम है, दोनों का ई, तो ए इक्वल टू सी। फिर जाके डी का फील्ड जो है वो 0 के बराबर है, तो वो तो सबसे लास्ट में विद डी इक्वल टू 0। तो ई का फील्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद ए और सी बराबर, उसके बाद डी का, और डी के केस में 0 के बराबर। फाइन, तो ये रैंकिंग होगी इस सिचुएशन के लिए। E greater than B, greater than A equal to C, greater than D, with D equal to 0. So this was our question number 11. Now let's go for question number 12. Okay, question number 12. So let me read out the question. Diagram ये है, electric dipoles के बारे में है। When three electric dipoles are near each other, they each experience electric field of the other two. And the three dipole system has a certain potential energy. The figure shows two arrangements in which three electric dipoles are side by side. Each dipole has the same magnitude of electric dipole moment, and the spacing between the adjacent dipoles are identical. In which arrangement is the potential energy of the three dipole system greater? पहले जरा डायपोल के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल के बारे में, तो वो यहां पर कर लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
और इसमें आपने डायपोल रखा है, यहां से नेगेटिव चार्ज, यहां से पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट P और E के बीच में एंगल थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है माइनस PE कॉस थीटा। ओके, माइनस PE कॉस थीटा। और ये भी ध्यान में रखें कि ये डायपोल जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। पिछले वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन में ये बात की थी। और इस पे फोर्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे फोर्स जो है वो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। और ये टॉर्क जो आता है इन दो का कपल है, कपल की वजह से टॉर्क दैट ट्राइज टू अलाइन डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो टॉर्क आता है डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इसको डायपोल मोमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाना चाहता है। ओके, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। रिमेंबर एट थीटा इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE cos of 0 1, दिस इज मिनिमम। At theta equal to 180 degrees, potential energy is plus PE cos 180 minus 1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज मैक्सिमम। तो अगर डायपोल यहां आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है, फील्ड के नजदीक आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप इसको वहां उस साइड से लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मीनिंग कि आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। टॉर्क तो इसे यहां लाना चाहता है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा इसे वहां लेने के लिए। तब जाके जो आप वर्क कर लेंगे वो इसमें स्टोर रहेगा एज पोटेंशियल एनर्जी, विद द रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सो रिमेंबर, अगर आप डायपोल को ले रहे हैं अपोजिट, अवे फ्रॉम द फील्ड, डायपोल मोमेंट को ले रहे हैं अवे फ्रॉम द फील्ड, तो आपको वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये आएगा टुवर्ड्स द फील्ड, तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और जीरो एंगल पे मिनिमम बन जाती है। ये तो एक बात जो हमें वहां यूज करनी है। दूसरी बात, डायपोल मोमेंट अगर है कुछ, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड जो है अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, ओके, इसका फील्ड जो है अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। Okay, that's opposite the direction of dipole moment, opposite the direction of dipole moment. अब ये चीज हमें यहां पर यूज करनी है। 3 डायपोल्स दिए गए हैं सिचुएशन A और सिचुएशन B में। तीनों डायपोल्स का मोमेंट, डायपोल मोमेंट सेम है P। यहां B केस में तीनों डायपोल जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और यहां पर ये और ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। डायपोल मोमेंट सेम है, स्पेसिंग बिटवीन देम वो भी सेम है, यहां पर जो स्पेसिंग है और यहां पर जो स्पेसिंग है सेम है। तो स्पेसिंग के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जो स्पेसिंग है, 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम है। हाँ, डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। ओके, डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। नोट कर ले, डायपोल 1 और यहां का डायपोल 1, या लेट्स डू इट दिस वे, डायपोल 1 और डायपोल 3 की डायरेक्शन सेम है। यहां पर भी डायपोल 1 और डायपोल 3 की डायरेक्शन सेम है। डायपोल 2 की डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन यहां पर डायपोल 2 की डायरेक्शन भी सेम है। ओके, डायपोल 2 की डायरेक्शन भी सेम है। तो हमें बताना है कि किस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा की कम। विच सिस्टम हैज ग्रेटर potential energy, is it? In which arrangement is the potential energy of 3 dipole system greater? So greater potential energy हमें देखना है कि क्या है। So potential energy of the system हमें बताना है कि ज्यादा कहां पर होगी। डायपोल 2 में आप कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, नथिंग एट ऑल। सो डायपोल 2 जो इंडिविजुअली है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 और 3 को हम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि 1 डाउनवर्ड है, इसको आप अब उल्टा कर रहे हैं, अपवर्ड ला रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। 3 भी डाउनवर्ड है, इसको भी आप उल्टा कर रहे हैं। तो वो अब देख लेते हैं कि उल्टा करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज। 2 का तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो 2 जो है उसके वजह से कुछ नहीं होना है, सिर्फ आपको 1 और 3 देखना है। 1 और 3 को उल्टा करने में अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर 1 और 3 को उल्टा करने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो वो हम देख लेते हैं। ये बात रिमेंबर याद रखनी है कि अगर आप डायपोल को ले रहे हैं अवे फ्रॉम द फील्ड, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ले रहे हैं अवे फ्रॉम द फील्ड, तो यहां अगर आप घुमा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर आप टुवर्ड्स द फील्ड घुमा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो यहां पर देख लेते हैं। और एक बात, ये जो है इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड है दैट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और ऑब्वियसली जितना दूर पॉइंट होगा उतना फील्ड कम होगा। ओके, उतना फील्ड कम होगा। चलिए अब 1 की पोजीशन पे ये यहां पर 2 और 3 के फील्ड्स देखते हैं, फिर जाके नेट फील्ड देखेंगे। ये इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट है, हम ऑब्वियसली सेंटर ही कंसिडर कर लेंगे, शॉर्ट डायपोल्स हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, तो इसका फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यहां पर। तो ये तो 2 का फील्ड E2। 3 का फील्ड, डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो E3। अब 2 नजदीक हैं तो 2 वाला फील्ड ज्यादा होगा, 3 दूर हैं तो 3 वाला फील्ड जो होगा वो कम होगा। तो E2 ज्यादा है, E1 कम है। लेट मी हाईलाइट दैट। इसको मैं थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लूंगा ताकि ये दूर से पता चले। 2 वाला ज्यादा है, तो नेट फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? 2 वाली डायरेक्शन रहेगी क्योंकि 2 ज्यादा है। तो नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड डाउनवर्ड होगा। ये नेट फील्ड। ओके ओके, लेट मी राइट नेट। अब ये दोनों फील्ड जो हैं 1 के लिए एक्सटर्नल फील्ड है, ये इसका खुद का फील्ड नहीं है, ये इन 2 का फील्ड है, तो इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड बन रहा है। सो यू हैव डायपोल मोमेंट, डायपोल 1 इन एन एक्सटर्नल फील्ड ई नेट। ओके, इन एन एक्सटर्नल फील्ड ई नेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो नोट कर लें यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और नेट फील्ड की डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल फील्ड, इन 2 का जो है उनकी डायरेक्शन सेम है। और डायरेक्शंस जब सेम होती है, डायपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शंस जब सेम होती है यानी कि एंगल 0 के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब सेम चीज जो है वो पहले यहां पर देख लेते हैं। अब 3 के लिए इन 2 का फील्ड, 1 और 2 का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड बन जाएगा। 1 और 2 का, 3 का तो खुद का फील्ड है तो खुद का फील्ड तो ऑब्वियसली कंसिडर नहीं कर लेंगे, एक्सटर्नल। 1 और 2 का फील्ड एक्सटर्नल। 1 का डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड है तो इसका फील्ड जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। वन का फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। 2 का डायपोल मोमेंट अपवर्ड है तो उसका फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वही ज्यादा होगा क्योंकि 2 नजदीक है। ओके, 1 तो दूर है इसलिए उसका फील्ड कम होगा, 2 नजदीक है तो उसका फील्ड ज्यादा होगा। तो नेट फील्ड ऑब्वियसली 2 की डायरेक्शन रहेगी, तो नेट फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, वो डाउनवर्ड है। अब ये नेट फील्ड जो इन 2 का है वो इस डायपोल के लिए एक्सटर्नल फील्ड है। तो अगेन यू कैन सी डायपोल 3 इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो 1 की पोटेंशियल एनर्जी अलग से मिनिमम, 3 की पोटेंशियल एनर्जी अलग से मिनिमम। 2 को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है उसमें कोई चेंज आपने नहीं किया है। अब जाके जब हम 1 को स्वैप कर लेंगे, ऊपर की ओर लेंगे, हम फील्ड नीचे की ओर है, डायपोल मोमेंट को हम ले रहे हैं अवे फ्रॉम द फील्ड, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड उसे ले रहे हैं। ओके, यहां पर है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब हम उसे ले रहे हैं अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहां पर अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इसको भी ले रहे हैं अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब आप इसको रोटेट कर लेंगे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसे लाएंगे अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम बन जाती है।
अब मैक्सिमम है या मिनिमम उसके साथ हमारा लेना देना नहीं है, हमारा गर्ज है कि इंक्रीज हो रही है। ओके, मिनिमम से मैक्सिमम जा रही है तो इंक्रीज हो रही है। तो जब आप डायपोल 1 को रोटेट कर लेंगे, ऊपर की ओर कर लेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, 1 की अलग से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सेम विल हैपन विद 3 को भी आप डायपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शन सेम है, अब आप डायपोल मोमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी इंक्रीज हो रही है, इसकी भी इंक्रीज हो रही है, इसकी भी इंक्रीज हो रही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आपने किया। तो दो डायपोल जिनकी ओरिएंटेशन आप चेंज कर रहे हैं, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम की इंक्रीज होगी। सो व्हाट हैपेंस इज, बी के केस में व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, सो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ बी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ए। पोटेंशियल एनर्जी बी के केस में ज्यादा होगी, इज दैट फाइन? बी के केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट को उल्टा करने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, तो इन दोनों को उल्टा करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क जो है वो सिस्टम में स्टोर रहेगा एज पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। We have two more, 13 and 14. So one more after this one. Okay, this is the one. Let me change the background. Okay, so मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। Figure shows 3 rods, each with the same charge Q. तो इसकी चार्ज Q के बराबर, इसकी चार्ज Q के बराबर, इसकी भी चार्ज Q के बराबर, spread uniformly along its length. Rods A of length L and B of length L by 2 are straight, and points P are aligned with their midpoints. Rod C of length L by 2 forms a complete circle about point O. A रॉड की लेंथ L के बराबर है, B रॉड की लेंथ L by 2 के बराबर है, दोनों स्ट्रेट हैं। इस रॉड की भी लेंथ L by 2 के बराबर है, लेकिन ये सर्कल बना रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है, तो इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो L by 2 के बराबर है। चार्ज यहां पर भी Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q। ओके, यहां पर भी Q और यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो यहां पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है अलोंग लेंथ L, यहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है Q अलोंग लेंथ L by 2, यहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है अलोंग लेंथ दिस L by 2 अलोंग द सर्कमफ्रेंस। यहां पॉइंट P जो है वो इस रॉड के बिल्कुल मिड पॉइंट के साथ, मिड पॉइंट पे सामने है, यहां पर भी इस रॉड का मिड पॉइंट जो है उसके सामने पॉइंट P है, यहां पर तो पॉइंट P इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे है। तो मीनिंग कि यहां पर जो डिस्टेंस है पॉइंट P की फ्रॉम द रॉड x, यहां पर जो डिस्टेंस है पॉइंट P की फ्रॉम द रॉड x सेम है, दोनों केसेस की सेम है। यहां पर खैर इसका तो छोड़ दें। रैंक द रॉड्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दे क्रिएट एट पॉइंट P ग्रेटेस्ट फर्स्ट। सो फिर से हमें बताना है 3 पॉइंट P's को, A का पॉइंट P, B का पॉइंट P, सिचुएशन C का पॉइंट P। इन 3 पॉइंट P's को कंपेयर करना है और हमें बताना है कि किस केस में फील्ड ज्यादा होगा, फिर कम कहां पर होगा, फिर सबसे कम कहां पर होगा। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट C, क्योंकि हमने पीछे एक क्वेश्चन में बात की। ये कंप्लीट रिंग है, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, सेंटर पे, सेंटर को पॉइंट P कहा गया है, फील्ड इज 0। वो क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन जो है, आर्क वाला क्वेश्चन जो है, वहां पर हमने देखा था। लेट मी शो दैट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, ओके आई कांट फाइंड इट, ये रहा, यहां पर हमने देखा था ये।
कंप्लीट रिंग है, तो यहां पर हमने देखा था कि पहला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला आर्क और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आर्क जो है वो फील्ड्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट फील्ड 0 के बराबर है। ओके, नेट फील्ड 0 के बराबर है। विच वन आर वी डूइंग? दिस वन। तो इस केस का फील्ड तो 0 के बराबर है। अब 0 फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सबसे लीस्ट होगा, तो सी तो सबसे लास्ट में आएगा, तो सी को अब छोड़ दें। अब ए और बी को कंपेयर कर लें, ए और बी को कंपेयर कर लें। चार्ज दोनों की सेम है, चार्ज दोनों की सेम है, सेम क्यू। यहां पर लेंथ आप L/2 कंसिडर कर लें, ये वाला पोर्शन L/2, ये भी L/2। तो यहां पर सारी चार्ज जो है वो इस L/2 में ही है, तो ओवरऑल डिस्टेंसेस कम है। यहां पर कुछ चार्ज जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो कुछ डिस्टेंसेस जो हैं वो लार्जर डिस्टेंसेस हैं। तो इस वाले पार्ट की डिस्टेंसेस तो सेम है जो वहां पर है, लेकिन इस वाले पार्ट की डिस्टेंस ज्यादा है, इस वाले पार्ट की डिस्टेंस ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल यहां पर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां पर एवरेज डिस्टेंस जो है वो कम होगी। यहां पर एवरेज डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फील्ड जो है वो कम होगा, यहां पर एवरेज डिस्टेंस कम है तो फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा। ओके, फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा। सो बी के केस में फील्ड ज्यादा होगा, ए के केस में फील्ड कम होगा, फिर सी के केस में तो फील्ड 0 के ही बराबर है। सिंपल एवरेज डिस्टेंस कंसीडर कर ले, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एवरेज डिस्टेंस है। बी का एवरेज डिस्टेंस सबसे कम है। अब चार्ज तो सेम है, तो इसलिए हम चार्ज की बात ही नहीं कर रहे हैं। एवरेज डिस्टेंस यहां पर कम है तो यहां का फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगा, यहां पर तो अलग से ही 0 के बराबर फील्ड है सर्कुलर रिंग के सेंटर पे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 और 12, दिस वाज 13। ओके, दिस वाज 13। Okay, then last one in this section, 14 is here. Let me change the background. Let me read out the question. Figure shows 5 protons that are launched in a uniform field E. तो फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। 5 प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, पांचों प्रोटॉन्स हैं, यानी कि पांचों की चार्ज सेम है, पांचों का मास भी सेम है। तो चार्ज इज सेम इन ऑल द 5 केसेस, मास इज सेम इन ऑल द 5 केसेस। ओके, सेम पार्टिकल है प्रोटॉन। हाँ, आप प्रोटॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में लॉन्च कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। से ए को आप इस डायरेक्शन में लॉन्च कर रहे हैं विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बी को आप इस राइटवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च कर रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, सी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च कर रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर। लेकिन हर किसी के लिए फील्ड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जो यहां पर फील्ड होगा वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर। तो फील्ड तो सेम है हर किसी जगह, हर किसी पार्टिकल की चार्ज सेम है, हर किसी पार्टिकल का मास सेम है। नाउ हमें क्या कहना अब? रैंक द प्रोटॉन्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू द फील्ड ग्रेटेस्ट फर्स्ट। अब इस फील्ड के वजह से तो फोर्स आएगा, चार्जड पार्टिकल्स हैं तो फोर्स आएगा, फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आएगी। आपको कहना है कि किसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी और कम होगी, ऐसे सो ऑन, फिर लास्ट में सबसे कम किसकी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, सो आई विल कंसीडर पॉजिटिव चार्ज। They experience, positive charge experiences a force of QE in the direction of field. Okay, in the direction of field. तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो हमेशा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इट डजंट मैटर कि ये कहां मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव भी कर रहा है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये जो है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे भी फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे भी फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे भी फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे भी फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे भी फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज। ई तो सेम है हर किसी के लिए, फील्ड यूनिफॉर्म है, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। चार्ज भी सबों के लिए सेम है, चार्ज भी सबों के लिए सेम है, क्योंकि सभी प्रोटॉन्स हैं, हर किसी प्रोटॉन की चार्ज सेम है, तो Q भी सेम है, E भी सेम है, तो हर किसी का फोर्स सेम है, हर किसी पे सेम फोर्स आ रहा है। हमें लेकिन फोर्स के हिसाब से रैंकिंग नहीं करनी है, हमें एक्सेलरेशन के हिसाब से रैंकिंग करनी है। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब फोर्स तो सबों का सेम है, डायरेक्शन से कोई, डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई रेस्ट पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्सेस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इज इक्वल QE। तो यहां पर हर किसी का फोर्स जो होगा वो सेम होगा QE के बराबर, क्योंकि हर किसी प्रोटॉन की चार्ज सेम है, फील्ड तो पहले से ही सेम है, और डायरेक्शन भी राइटवर्ड हर किसी के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स सबों के लिए सेम। अब सभी प्रोटॉन्स हैं तो सबों का मास भी तो सेम होगा ना, तो फोर्स भी सेम, मास भी सेम, तो सबों की एक्सेलरेशन भी सेम होगी। सो ऑल द प्रोटॉन्स आर हैविंग द सेम एक्सेलरेशन। ओके, ऑल द प्रोटॉन्स आर हैविंग द सेम सो एक्सेलरेशन की रैंकिंग क्या होगी? A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू E। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज सबों की सेम होगी। ओके, सबों की सेम होगी। इज दैट फाइन? सो ये क्वेश्चंस वाला सेक्शन जो है खत्म हो गया। प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन अब हम स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। रिमेंबर, इंडियन एडिशन में ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस वाला सेक्शन नहीं है, इंटरनेशनल एडिशन में है और हम वही फॉलो कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड a PDF कॉपी ऑफ दैट ऑन इंटरनेट। ओके, प्रेफरेबली यूट्यूब में सर्च कर लें और जो वीडियो मिलेगा उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। सो चलिए, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।